नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। वक्त है मंथन का। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, पहला चरण। आज उसका नामांकन भरने का वक्त खत्म हो गया। आज के बाद अब कोई नामांकन हो नहीं पाएगा। उससे पहले चरण के नामांकन की जो बात हम कर रहे हैं वो तो आज आखिरी तारीख थी। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसी सीटें हैं जहां पर सीटों के बंटवारे और जिताऊ प्रत्याशियों के नामों को लेकर अभी तक तस्वीर विपक्ष की साफ नहीं है। विपक्षी पार्टियों के पास प्रत्याशियों की किल्लत है, जिसकी वजह से अभी तक उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीट अभी खाली हैं, उन पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। किल्लत बीजेपी के पास भी जिताऊ प्रत्याशियों की है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास ही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक लगभग ज़्यादातर सीटों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन राज्यों में, जैसे आप उड़ीसा कहें, पंजाब कहें, ऐसे राज्यों में बीजेपी के पास प्रत्याशियों का संकट है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल इस तरीके के दलों को तोड़ फोड़ कर, उनके मौजूदा सांसदों को तोड़कर बीजेपी अपना प्रत्याशी बना रही है। मंथन में सवाल सबसे बड़ा यही है कि चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ 24 का सियासी रण जीतने के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की दरकार है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो बिसात यहाँ बीत चुकी है। सभी दल ज़्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए। इन्हें बहुत फंसी हुई सीटें कहा जा सकता है। इनको लेकर सांसें थमी हुई हैं, जिनसे इन दलों की साख भी जुड़ी हुई है। इनमें अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी की साख लगी हुई है। लोग टकटकी लगाए हैं कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। सवाल उठा रहे हैं, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो एक तरीके से अखिलेश यादव भी असमंजस में हैं। रामपुर को लेकर, मुरादाबाद को लेकर आज पूरे दिन झंझट बवाल चलता रहा। और रामपुर में तो दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया, लेकिन आजम खां के बहुत ही करीब आसिम रजा और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने भी भागते भागते ऐन वक्त पर पर्चा दाखिल कर दिया। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार, नदवी साहब खुद को अधिकृत प्रत्याशी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आजम साहब के लिए वो दुआ करेंगे। संकट अखिलेश यादव के सामने है। आजम खां से वो मिलने जेल गए थे। आजम खां ने कहा था कि भाई आप लड़िए चुनाव, जिससे कम से कम पश्चिम के जो 8 सीटें हैं जिनका पहले चरण में चुनाव होना है, उससे बहुत असर पड़ेगा। और असर के साथ साथ आजम खां ने यह भी कहा कि जो खौफ है कार्यकर्ताओं में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वो भी कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुए। कहते हैं कि आजम खां और अखिलेश यादव में तनातनी भी है। इसी तरीके से मुरादाबाद में मौजूदा सांसद डॉक्टर HT हसन का टिकट कटा। रुचवीरा वहाँ से विधायक रही हैं पहले, उनको लाया गया दूसरी जनपद से, वो उनका नाम आया। फिर ये कहा गया HT हसन लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं। अंततः गत्वा नामांकन HT हसन भी कर चुके हैं, रुचवीरा भी नामांकन कर चुकी हैं। ये कहा जा रहा था कि HT हसन को रामपुर से लड़ाया जा सकता है, इसलिए उनको मुरादाबाद से फारिग किया गया है। लेकिन HT हसन शायद इसके लिए तैयार नहीं हुए। और रामपुर और मुरादाबाद जो 2 केंद्र हैं बड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जहां पर आजम खां का प्रभाव 10-12 सीटों पर माना जाता है, वहां पार्टी के अंदर खींचतान मची हुई है। इसी तरीके से अन्य दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश की उसको 12 सीटें और घोषित करनी है। उसमें 9 सीटों पर बहुत पेच फंसा हुआ है। ब्रजभूषण शरण की सीट उसमें बहुत प्रमुख है। इसी तरीके से
कुछ और सीटें भी हैं। अमेठी रायबरेली में भी बीजेपी को, अमेठी में तो स्मृति ईरानी आ गई हैं, रायबरेली में बीजेपी को एक उम्मीदवार की तलाश है। आज मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, विधायक थे, वो आज अमित शाह से मिले, हो सकता है उनका भी टिकट हो जाए रायबरेली से। लेकिन कुल मिलाकर जो बवाल है वो ऐसा नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। नेताओं के रूठने मनाने का सिलसिला भी चलता रहता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर कुछ ज़्यादा ही संग्राम है। भाजपा भी 2-3 सीटों पर पसोपेश में, फिरोजाबाद, कैसरगंज और इस तरह की 2-3-4 सीटें हैं जहां भाजपा को पसोपेश है। जो भाजपा की तीसरी लिस्ट में बमुश्किल कानपुर समेत कई सांसदों के टिकट काटे गए। बीके सिंह का टिकट काटा गया, संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया, इस तरह कई टिकट काटे गए तीसरी लिस्ट में। लेकिन चौथी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी में अभी आती दिख नहीं रही। हो सकता है कि कल परसों में वो लिस्ट आए, लेकिन आज तक वो लिस्ट नहीं आई। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बरसात लगभग बीत चुकी है। सभी दल ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कुछ सीटों को लेकर अभी सांसें थमी हुई हैं, जिनसे दलों की साख जुड़ी है। इनमें रायबरेली और अमेठी को लेकर हर कोई कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए बैठा है, तो नजर असमंजस में फंसे अखिलेश यादव पर भी है। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली खास। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे चर्चित या महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो उनमें से कई पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इनमें कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार की साख से जुड़ी अमेठी और रायबरेली खास तौर पर है। दोनों सीटों को लेकर कोई निर्णय नहीं। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हरा चुकी भाजपा की स्मृति ईरानी फिर इसी सीट से उम्मीदवार है। कांग्रेस के स्थानीय नेता दावा करते हैं कि केरल के वायनाड के साथ राहुल इस बार अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा से परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली भी खाली हो गई। पहले से चर्चा थी कि सोनिया की उत्तराधिकारी प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। कुछ लोगों का अनुमान है कि स्मृति के सामने अमेठी से प्रियंका तो अपनी मां की सीट से रायबरेली से राहुल चुनाव लड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस हाईकमान अभी तक इन दोनों ही सीटों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। सुब्रत पाठक पर भाजपा का दोबारा दांव। कुछ नेताओं के पाला बदल के बाद भाजपा रायबरेली सीट पर अपने समीकरण मजबूत होते देख रही है, लेकिन वो अपना कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही चलना चाहती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं जैसी स्थिति उनके गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी है। यादव परिवार के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह कन्नौज की सीट 2019 में सपा हार चुकी है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक पर भाजपा ने दोबारा से दांव लगाया है। आजमगढ़ और कन्नौज के बीच उलझन। अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन सपा ने अभी यहां प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पहले तो अखिलेश आजमगढ़ और कन्नौज के बीच उलझन में बताए गए, लेकिन आजमगढ़ से फिर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद तय माना जा रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के अंदर खेमे में भी उलझन। कुछ सीटों को लेकर भाजपा भी उलझन में है। फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र के पिछला चुनाव भाजपा के चंद्रसेन जादौन जीते जरूर थे, लेकिन सपा के अक्षय यादव की हार के पीछे बड़ा कारण चाचा शिवपाल यादव का अलग चुनाव लड़ना था, जो कि सपा से नाराज होने के बाद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी का वोट बट गया था। सपा ने फिर से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे को टिकट दिया है, तो वही भाजपा अभी प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। वहीं कैसरगंज सीट से भाजपा की उम्मीदवारी पर वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विवादों का साया है। प्रतीक्षा है कि भाजपा फिर उन्हें लड़ाती है या दूसरा विकल्प तलाशेगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात आपने देखी समझी, बिहार और महाराष्ट्र में भी पेंच फंसा हुआ है। दिन भर आज खबरें थी कि बिहार में गठबंधन टूट जाएगा, महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल है। वास्तव में 3-4 सीटों को लेकर महाराष्ट्र में दिक्कत है। उद्धव ठाकरे ने सीटें घोषित कर दी हैं।
कांग्रेस को एतराज़ है संजय निरुपम बगावत पर हैं। कहा जा रहा है कि वो किसी न किसी दल के जरिए एनडीए में शामिल हो सकते हैं। संजय निरुपम कह रहे हैं ये उनका आखिरी चुनाव है, अब उम्र ऐसी नहीं रही कि वो अगला चुनाव लड़ सके 5 साल बाद। तो संजय निरुपम भी नाराज़ हैं उस सीट को लेकर जिस पर दावा और प्रत्याशी घोषित कर दिया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। बवाल बवंडर है। शरद पवार ने भी नाराजगी व्यक्त की है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों मनमानी कर रहे हैं। एक साथ मिलके अगर सारे प्रत्याशियों की घोषणा करते तो इसका असर जाता, इसका संदेश जनता के बीच बेहतर जाता। शरद पवार नाराज हैं। बिहार में जिस पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने दावा किया था कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। पूर्णिया के घर घर वो जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया नहीं। जबकि लालू यादव ने आज सिंबल दे दिया मीसा भारती को, जो जेडीयू से हाल में ही कुछ दिनों पहले ही आरजेडी में आई हैं। बहुत ज़बरदस्त पेच है आरजेडी और कांग्रेस नेताओं को, जरा सुनिए। से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम लोग का एक मत इस मामले में है कि जीतने की जिसमें संभावना ज़्यादा हो, जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना हो, जिस पार्टी के जीतने की संभावना हो, वहाँ उसको उम्मीदवार बनाया जाए। जहाँ तक कि कटिहार का सवाल है, कटिहार परंपरागत वो कांग्रेस की सीट रही है। 5 बार मैं स्वयं वहाँ से जीता हूँ और वहाँ हमारे 2 विधायक भी हैं कांग्रेस के और वहाँ हमारा संगठन मजबूत है, इसीलिए हम क्लेम कर रहे हैं। अपने अपने क्लेम हैं। मंथन में हमारे साथ मेहमान आ गए हैं। अनीस अंसारी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। अतुल सिंह कांग्रेस के नेता वो भी आ गए हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मयंक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज विषय ऐसा है कि सबको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए और क्यों नहीं चाहिए भाई। अगर बीजेपी कह रही 400 पार तो भाई जिताऊ उम्मीदवार नहीं होगा तो कैसे 400 पार होगा। तो सवाल निश्चित तौर पर उठता है और करना भी चाहिए, क्योंकि लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि जिताऊ उम्मीदवारों का संकट विपक्ष में ही है। ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। जिताऊ उम्मीदवार का अगर संकट नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार चला रही, दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा संगठन, उसके बाद भी उसको अगर तोड़ फोड़ करके बीजेडी का उम्मीदवार चाहिए, आम आदमी पार्टी का सांसद चाहिए, कांग्रेस पार्टी का सांसद चाहिए मौजूदा, उसको वो टिकट दे रही, तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं। संजय श्रीवास्तव से मंथन की शुरुआत करेंगे। संजय जी, इस संकट को, जिताऊ प्रत्याशियों के संकट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो दुर्गेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी का गृह राज्य गुजरात, जहां 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि वहां बड़े बड़े जो चैनल हैं उन पर ये खबरें नहीं आ रही हैं कि 6 लोकसभा सीटें साबरकांठा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर और वलसाड, इन सब सीटों पर न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्टर वहां लगाए गए हैं, बल्कि चौराहे चौराहे पर चक्का जाम किया जा रहा है इनके विरोध में। तो ऐसी खबरें भी सामने आनी चाहिए कि सिर्फ विपक्ष में तनाव सीटों को लेकर या प्रत्याशियों को लेकर नहीं है, आपस के गठबंधन को लेकर नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज्यादा उठापटक है। और अगर मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि अभी आप ही ने कहा कि कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी, पीलीभीत तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी अभी तय नहीं कर पा रही है। तो निश्चित तौर पर वहां मौजूदा प्रत्याशी और अगर उसका टिकट काटते हैं तो किसको वहां से लड़ाएं, ये जो ऊहापोह की स्थिति है और पिक्चर साफ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के भी गले की बहुत बड़ी फांस है। ना उनको उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। तो कमोबेश ऐसी स्थितियां ही विपक्ष में भी हैं और वही तलाशे जाते हैं जो जिता दें। लेकिन पार्टियों के लिए बहुत कई बार ऐसा होता है कई सीटों पर कि ऐसे प्रत्याशियों का चयन भी हो जाता है, चाहे वो जातीय समीकरण की वजह से, चाहे वो वहां की मौजूदा वोटों के गणित को लेकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि ऐसे तमाम प्रत्याशियों का चयन किया जाता है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अरे ये तो अपनी बिरादरी का भी 300 वोट नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो समीकरण बाद में देखा जाता है विश्लेषण के तौर पे तो वो जिताऊ समीकरण होता है। मैं सिर्फ उदाहरण 2 मिनट में दूंगा दुर्गेंद्र जी, सुल्तानपुर सीट का। अभी हाल ही मेनका गांधी का टिकट तो बीजेपी ने बहुत बाद में डिक्लेयर किया, वरुण गांधी का काट दिया। लेकिन भीम निषाद का समाजवादी पार्टी ने जब टिकट अनाउंस किया तो लग रहा था कि ये 300 वोट नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि मैं वहीं का बासिंदा हूं, मैं सुल्तानपुर में पला बड़ा हूं, तो मैंने लोगों को बताया कि भाई समाजवादी पार्टी का MY समीकरण के साथ निषादों को जोड़ देना, और निषादों का 1,88,000 वोट है वहां पे, तो 18,34,000 के वोटर संख्या पे 13 से 14 लाख वोटर जहां पोल होते हो, वहां यादव, मुस्लिम और निषाद तीनों मिला के कुल 8 लाख वोट है। 8 लाख में 6 लाख वोट भी अगर पड़ गए तो दूसरे का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरीके के समीकरण होते हैं कि कौन सा प्रत्याशी वहां किस जाति समीकरण के आधार पे और जो अपना बेस वोट बैंक है पार्टी का, उसको लेकर कैसे मैदान में उतरता है और क्या गणित होती है, ये भी समझने वाली बात होती है। तो कुल मिला के जब तक सारी सीटों पर अभी सभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं सभी दलों की तरफ से, तब से ये कह पाना कि कौन भारी है और किसकी जीत सुनिश्चित हो रही है और सारी चीजों में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है दुर्गेंद्र जी। नहीं, निश्चित तौर पर संजय जी, हम ये चर्चा तो करने भी नहीं बैठे हैं कि किसको सीटें मिल रही। हमारा जो मूल प्रश्न यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि भाई विपक्ष में ठीक है, हम मीडिया में भी देख रहे हैं, जैसा आपने इंगित भी किया कि मीडिया में वो खबरें अभी नहीं आ रही, केवल एक तरफ की खबरें आ रही। आपने 6 सीटों का जिक्र किया, उस राज्य में 14 और 19 दोनों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, एक भी सीट किसी को नहीं मिली। वहाँ अगर 6 सीटों पर अगर जाम लग रहा है, बवाल मच रहा है तो दिक्कत है। केजरीवाल अगर वहाँ 1-2 सीटों में मजबूत हैं तो दिक्कत है। तो कुल मिलाकर अभी पंजाब को ले लीजिए या आप उड़ीसा को ले लीजिए, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अकाली दल और बीजेडी से चाहती थी, लेकिन दोनों जगह बात उनकी नहीं बनी। तो अब उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों को, बीजेडी को तोड़ना शुरू किया। बीजेडी के सांसद भर्तहरि हैं, 6 बार के सांसद, वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको ही मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी तरीके से सुशील सिंह रिंकू आज शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद। वो कांग्रेस की सीट थी, वहाँ उपचुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी जीत गई थी, वहाँ पर उनके विधायक भी आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद, वो भी आ गए। मेरा सवाल जो सबसे बड़ा बीजेपी नेता से यही है कि भाई 10 साल आपकी सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया के कुछ बड़े राजनेताओं में आपका नेता, उसके बाद भी क्या जिताऊ उम्मीदवार आपकी पार्टी मतलब तैयार नहीं कर पाती क्या? इतने वर्षों में इतने संगठन, आनुषंगिक संगठन, सहयोगी संगठन, कम से कम 300-400 प्रकोष्ठ, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद इतना अनुशासन चीज़ें। मैं तो बीजेपी की जो सिस्टम है उसको तो मैं प्रणाम करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम है उनका, एक पॉलिटिकल सिस्टम है संगठन चलाने का, उनसे बेहतर सिस्टम तो मुझे नहीं दिखता किसी का। उसके बाद भी आपको उधार के सांसद और विधायक चाहिए चुनाव लड़ाने के लिए। अनीस अंसारी। देखिए चौहान साहब, मैं बताना चाहूंगा, आपने ही आधी से ज्यादा बात वो बता दी जो सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिना सूझबूझ के कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समय से पहले कोई काम भी नहीं करती। जिस चीज का जो समय होगा तभी काम किया जाएगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा परिवार इतना बड़ा है कि हमें सबको संतुष्ट भी रखना है, टिकट भी देना है, जिताऊ कैंडिडेट मैदान में लाना है, हमें जीतना है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमारे नेताओं का नारा है कि अब की बार 400 पार।
तो एनडीए को 400 पार भी करना है। और आपका चैनल ही 5 तारीख को ये बताएगा कि हम 400 पार कर रहे हैं। इसलिए बहुत सूझबूझ के भाई सभी नेता बैठते हैं, बार बार आज बैठक, कल बैठक, 4 दिन बाद फिर बैठक होगी, उसमें बड़ी सूझबूझ से उसका निर्णय लिया जाता है। और रही बात अन्य दलों की अपेक्षा, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और जहां बचे हैं वहां अभी करने जा रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही। जैसे आपने कहा कि आपकी आधी बात तो हमने कह दी, तो आपने भी हमारी आधी बात कह दी कि आप जिताऊ आपको चाहिए उसके लिए कुछ भी करोगे, 400 पार आपको चाहिए उसके लिए आप कुछ भी करोगे, कहीं से भी ले आओगे। 400 पार जीतने के लिए रेड्डी बंधुओं को फिर से पार्टी में ले आओगे। आज ही आज आए हो बंगलौर वाले रेड्डी बंधु, कर्नाटक वाले, जिनको आपके शीर्ष नेता कहा करते थे कि रेड्डियों से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, रेड्डियों का तो मैं कुछ भी चिमटे से ना पकड़ूं। और वो रेड्डी आज कह रहे हैं कि भाजपा मेरी माँ है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी माँ की गोद से दूर था। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि 400 पार के अवयव कंटेंट ये भी हैं। अनीस अंसारी, इकलौती भारत देश की इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम करती है। हो सकता है कल का डाकू अंगुली मार, हो सकता है कल का डाकू अंगुली मार आज मतलब रामायण का रचयिता बन जाए। चलिए, तो बहुत इस बहुत तरह बहुत से नहीं कहा जा मुबारक। सकता रेड्डी कि बंधु को भारतीय जनता आप पार्टी- महर्षि वाल्मीकि से अगर तुलना आप कर रहे हैं तो आपको बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेड्डी बंधुओं की तुलना अगर कर रहे हैं इस तरीके से। उत्तर प्रदेश में कई लोग इस तरह के हमने देखे, एक देवेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, 2 बार रहे हैं। सीबीआई उनका जीना हराम किए हुई थी, उनका घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चल गया। हम एक दिन देखे लखनऊ में, संजय श्रीवास्तव भी वहीं लखनऊ में थे, पता चला देवेंद्र यादव वो पटका वटका पहन रहे हैं, आ गए भारतीय जनता पार्टी में। अब उनका पता नहीं कहा घर वर बनवाने चले जाए लोग कि भैया चलो जो गिराया छोड़ो यार यादव जी, अब कुछ मदद करो। एटा में राजवीर सिंह राजू भैया की स्थिति बहुत ठीक नहीं है वहाँ। तो मतलब अब कितने वाल्मीकि पैदा कर पाओगे भाई? इतनी तपस्या के बाद एक ही वाल्मीकि हुए ना, एक ही अंगुली मार, सब वाल्मीकि तो नहीं हुए। यहाँ तो आप गली गली में अंगुली मार इकट्ठा कर रहे हो, चाहे रेड्डी हो चाहे बहुत सारे लोग हो। नहीं, मैंने उस पे एक अपनी बात कही, उस बात को कही। ऐसा नहीं है कि अकेले वो ही हैं, और भी हैं जो आ रहे हैं, उनका भाई, तो स्वागत धन्य है। बाकी मैं ये तो है आश्चर्यचकित कीर्ति और हूँ। रीति। मैं तो अनीस भाई आश्चर्यचकित हूँ, चूंकि आप पार्टी के नेता, आपको तो वही बोलना है, बोलना भी चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि रेड्डी जिनको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा, बेचारे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनकी कुर्सी चली गई, वो रेड्डी बाकायदे पटका वटका पहन के पार्टी में आ गए। तो कर्नाटक में क्या लग रहा है बीजेपी को उसके लिए दिक्कत है इसलिए रेड्डीज को लाना है, क्योंकि रेड्डीज बहुत तगड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चेहरा नरेंद्र मोदी का है, टिकट चाहे जिसको वो दे देंगे वो जीत जाएंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है कि भाई वो प्रत्याशी नहीं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल का फूल। गजब का कॉन्फिडेंस है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वो अगर ये बात कहते हैं तो पच जाती है, हजम हो जाती है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश सभी दलों को है। अतुल सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास आ रहा हूं। अनीस अंसारी तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलेंगे, और 400 पार के लिए तो भाई सबको समाहित करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि भाई अंगुली मार को अगर मौका नहीं दिया गया होता तो वाल्मीकि कैसे होता वो? तो जाहिर सी बात है, एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ ये है कि आप लोग इतना ज़्यादा जलेबी बना रहे हैं कि अभी तक प्रत्याशी आपके नहीं आ पाए, अभी तक वो टेम्पो नहीं बन पाया, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में हो, और आपके नेता भागे जा रहे हैं। मतलब 3 पीढ़ी वाला नेता भी पंजाब से भाग गया। रवनीत सिंह बिट्टू, सरदार बेअंत सिंह जो शहीद हुए थे, हम लोग फिल्मों में जिस तरीके से दृश्य देखते थे उस तरीके से वो शहीद हुए थे, बाकायदे रिमोट कंट्रोल से। वो सचिवालय जा रहे थे, आतंकवादियों ने रिमोट दबाया, बेअंत सिंह साहब की गाड़ी उछल गई। शहीद, एक शहीद परिवार का जो व्यक्ति था वो भी आपका साथ छोड़ गया। आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी तो है भाई।
सारी भाई की बात पर जवाब देता हूँ। इन्होंने जैसा कहा कि मेरे पास ऐसी की वॉशिंग मशीन है कि मैं सबको धुल देता हूँ, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। यही 1998 में जब सुषमा स्वराज और श्रीमती सोनिया गांधी जब चुनाव हुआ तो उसी समय रेड्डी बंधु उसी समय आए थे, चर्चा में आए थे। और 2099 से लेकर 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इतना बढ़े, इतना पले पूढ़े हो, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाया। जैसा आप सब जानते हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में उनका नाम है, येदियुरप्पा जी के साथ उनका नाम जुड़ा था। आज उनको भारतीय जनता पार्टी में, आज उनको फिर दोबारा अपना सदस्य बना लिया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। आज वो घोटाला कहाँ गया? जैसे हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर तमाम घोटाला था, तमाम जांच चल रही थी, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के ऊपर हजारों करोड़ का घोटाला उन्होंने किया और चर्चा भी, और प्रधानमंत्री ने उनकी चर्चा की, वही 2 दिन पहले चर्चा किया कि अजीत पवार को जेल जाना होगा, उनको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन तीसरे दिन वो अपनी पार्टी तोड़ करके, अपने चाचा को तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गए। रही बात, कांग्रेस पार्टी देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है, और यही लिए राहुल गांधी जी हमारे नेता निकले हैं। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम कर रही है। अगर आप, चूंकि आप चौहान साहब अच्छे पत्रकार हैं, आप मैं अच्छा लगता है आपके यहाँ इसलिए जुड़ता हूं कि आप सच्चाई दिखाते हैं। आप किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, आप चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष, सबकी बात आप करते हैं। जैसा आपने बताया कि गुजरात की, अभी संजय जी ने बताया कि गुजरात की चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात में इनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है, जो सांसद है, उनको लोग झंडे दिखा रहे हैं वापस जाओ। यही हाल गोरखपुर में आपने देखा, गोरखपुर में लोगों ने झंडा दिखाया प्रत्याशी वापस जाए। तो इस चीज को जवाब जनता दे रही है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अभूतपूर्व विजय इंडिया गठबंधन की पक्ष में करने जा रहे, लोग मतदान करेंगे। और जो तीसरी बात आपने कही कि जो कांग्रेस के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, राजनीतिक दल में लोग, काम करने वाले लोग अपने जैसे, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। कुछ समय के लगता है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन लोगों का वसूल जिंदा होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। अगर वसूल नहीं तो राजनीति आप कैसे करेंगे? आप किस भावना से जनता के बीच जाएंगे? और अंसारी जी से भी पूछिए कि ये जो लोग घोटालेबाज हैं, जिनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनाया, ये जेल कब जाएंगे? अरे 10 साल हो गए, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सांसद नहीं बता सकते। देखो अतुल भाई, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप लोग टीवी पर कहते हो, अखबार में बयान देते हो, भैया कहीं कोर्ट में कोई PIL वाइल दाखिल करो। आप लोग राजनीति छोड़ के कम से कम वकालत करने लगो, अपने वकीलों को लगाओ कोर्ट में। क्योंकि बीजेपी के लोग जवाब देते हैं कि भैया अगर इतने ही भ्रष्ट होते तो कोर्ट उनको अब तक जेल भेज चुका होता। आप लोगों ने शिकायतें आज तक नहीं की, आप लोग टीवी में शिकायत करते हो, अखबारों में बयान देते हो। आप कम से कम, अगर आपको ईडी की कार्रवाई अगर संदिग्ध लगती है, रेड्डी साहब आए, आप कोर्ट में PIL दाखिल कराओ कि भाई रेड्डी की जांच का क्या हुआ, जो जिनके आप नाम ले रहे हो, पवार साहब के, अजीत पवार की, उनकी जांच का क्या हुआ, भुजबल की जांच का क्या हुआ, भाई जो ताज़ा कई लोग आ गए, इनके ऊपर जो CBI ED के मुकदमे थे, उनका क्या हुआ? कुछ तो करना पड़ेगा भाई, केवल बयानों से काम नहीं चलेगा। तुलजी PIL होना चाहिए। लोग परेशान है, लोगों की आवाज, लोग, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोगों ने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट लगातार नजर बनाए हुए। आज सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मैटर खुला कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा घोटाला उन्होंने किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उन्होंने कि कितना बड़ा घोटाला और किन किन कंपनियों से लिया। 2 दिन पहले CBI और ED की रेट होती है, और 3 दिन बाद वो हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पैसे देते हैं। इसका जवाब देना होगा। और मैं बताऊं कि जनता, आप लोग बेवजह आरोप लगा रहे हो, आपके खाते सीज हो गए हैं, आप पाई को मोहताज हो, 1-1 रुपया आप लोगों के पास किराया है नहीं चुनाव लड़ने के लिए, मतलब ट्रेन का किराया नहीं है, प्लेन तो छोड़ दो, और उसके बाद आप ED पे आरोप लगा रहे हो। पैसे का अभाव, जो कि हमारा खाता, पार्टी खाता सीज है, पैसे बहुत बड़ा अभाव है, बड़ी कंगाली है, बहुत कंगाली है जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल डरी हुई है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से। इसलिए उनको लगता है किस तरह विपक्षियों को परेशान किया जाए। आज अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चर्चा भी निचले स्तर पर है। लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को इस समय जेल में क्यों डाला। इनको लगा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे चर्चा होगी, मीडिया लगातार उस पर पूछने शुरू कर दिया, तो इनको लगा एक नया मैटर ले आया, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में। अच्छा, आपको मीडिया से उम्मीद है कि वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे पूछेगा?
अभी तक तो नहीं था, लेकिन थोड़ा कुछ मीडिया ने आपको लग चर्चा रहा है शुरू कि इस किया पर मीडिया फोकस कुछ करेगा? कुछ मीडिया ने चर्चा शुरू किया है, कुछ मीडिया को ठीक लगा है ठीक उनके है। अंतर चलो, आत्मा मेरी कुछ न कुछ शुभकामनाएं छिपी हैं हुई कि है। जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता मयंक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक, आपके पास आ रहा हूं। मयंक, अच्छी बात है, अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप शुरू करेंगे, तो कृपा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुराण आज मत पढ़िएगा, है ना, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। सीधे सीधे आप बात बताइए कि आपके आजम खां, जो आपके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जेल में इस वक्त, वो चाहते थे अखिलेश जी चुनाव लड़ें। आज रामपुर और मुरादाबाद में इतना घमंजा रहा कि हम लोग तय नहीं कर पाए। एक ब्रेकिंग चला रहे थे, दूसरी बदल जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कौन उम्मीदवार है, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपकी पार्टी भाई। उत्तर प्रदेश में 8-9 सीटों पे, जो 8 सीटों पे पहले चरण में मतदान होना है, आज आखिरी दिन था, ऐसा खींचातानी उठा पटक, ये दृश्य पहले दिखता था कि कोई सिंबल छीन के भाग जाता था, वो दाखिल कर देता था। वो देख रहे हैं आज लोग भाग रहे हैं कि हम पहले दाखिल कर लें, क्या कर लें। इस तरह के दृश्य क्या बहुत अच्छे संकेत देते हैं कि आपकी पार्टी के लिए? मयंक, देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी दमखम के साथ चुनाव में आ चुकी है। महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूंगा, आपकी बात से ही शुरू करूंगा। आपने भाजपा के कई अनुसांगिक संगठन गिनाए, मुझे लगता है उसमें ईडी और सीबीआई जोड़ देते तो और बेहतर होता। वो आपका काम है, वो आपका काम, आप जोड़िए। मैं बात करता हूं जनार्दन रेड्डी जी की, जिन पे 35,000 करोड़ का घोटाला था, और आज उन्होंने जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने कहा अब मैं अपनी जड़ों में लौट आया हूं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जड़ों में ही भ्रष्टाचार है, और भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, लोग पहले कहते थे, बड़ा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि वॉशिंग मशीन, मैं इसे और अपग्रेड करता हूं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वो घाट है जिसपे पटक पटक के, कभी घिस के, कभी पटक के, सभी जो अपराधी है, जो दुराचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उनको पटक पटक के, कभी रगड़ के, कभी करके, धुल धुल के, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके सारे भ्रष्टाचारों को साफ करके, और वो गंदगी अपने अगर समेट कर उन सबको साफ कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने 10 साल के जो कार्यकाल है उसको पूरी तरीके से विफल मानती है। इसीलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे केंद्रित है कि कैसे भी करके कहीं की कोई भी नेता किसी भी दल का अगर उन्हें लगता है जिताऊ है, तो साम दाम दंड भेद जो महाभारत के समय में होता था, उन सारी नीतियों का उपयोग करके सिर्फ और सिर्फ अपने दल में शामिल करके और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता देख रही है कि जनार्दन रेड्डी का क्या हुआ। और 2-3 भ्रष्टाचारियों के नाम आपने भी गिनाए, जो लगातार भाजपा में शामिल होकर साफ सुथरे सफेद कपड़े पहन के ईमानदार बने घूम रहे हैं। और आपकी एक बात जो सलाह आपने दी उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को इसमें कानूनी कोशिश करनी चाहिए और इस पे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आज जो दिल्ली में दृश्य देखने को मिला, तो क्योंकि पत्रकार साथियों ने यूपी में रामपुर और मुरादाबाद, वो भी दृश्य जरा उस पर भी डिस्कस कर लो भाई जी। सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लो, आप सराहना करोगे, अभी दूसरा कह देगा सपा के एजेंट हो। अगर हम कांग्रेस को आलोचना करेंगे तो कांग्रेस कहेगी भाजपा का एजेंट है। हम लोग तो बिल्कुल थाली के बैंगन हो गए हैं। संजय श्रीवास्तव मुस्कुरा रहे हैं। आप निष्पक्ष बात करते हैं और इसके लिए मुझे बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। मगर निष्पक्ष बात सुनने की हिम्मत भाजपा में नहीं, इसलिए आज जो आप देखते हैं दिल्ली में पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, वो मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद ये वही काला दिवस है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ने का काम कर रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका खामियाजा चौथा स्तंभ अपनी पूरी ताकत के साथ जब सच्चाई दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में उखड़ जाएगी और नरेंद्र मोदी जी टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अरे मूल प्रश्न गोल कर दिया आपने, मुझे दोबारा आना पड़ेगा, उसका भी अभी जवाब दे दो। मयंक, क्या हुआ रामपुर में और मुरादाबाद में, क्या घमंजा चल रहा है? मैंने आपसे पहले भी बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी का जो नेतृत्व है और जो टिकट फाइनल करने की कमेटी है वो अपना काम कर रही है। हम लोग किसी एक सीट 2 सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हम मीडिया कह रहा है आजम खां और अखिलेश में यूं तनातनी है। पूरे दिन मीडिया ने आज इस खबर को प्रमुखता से उठाया कि आजम खां उसमें यूं तनातनी है। अंदर आजम कह रहे हैं इसको लड़ाओ, अखिलेश कह रहे हैं इसको लड़ाओ। पता चला वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो जामा मस्जिद है उसके पेश इमाम को कहते हैं कि वो चार्टर्ड प्लेन से लाके उतार दिया गया, वो नामांकन करा के दिल्ली चले गए। ये स्थिति खींचतान मची है आपके यहाँ। ये बातें ना किसी ने सुनी है ना कोई खींचतान है, बस ये कुछ लोगों ने हवा उड़ाई है, ठीक है। मगर
समाजवादी पार्टी क्योंकि जनहित की बात करती है, किसानों की बात करती है, और हमारा मेन फोकस ये कहता है कि जो पर्चे लीक हुए, जो बेरोजगार लोग परेशान हुए, युवा परेशान हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में इंडिया गठबंधन ताकत से लड़ेगा। और इस पेपर लीक सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना ही हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है और जल्दी इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। नवीन आनंद जोशी साहब के पास जाता हूं। जोशी साहब, कमोबेश आपने लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा आपने सुन लिया डिबेट का, चर्चा का। मूल विषय तो यही है, जैसा बहुत बेबाक नेता हैं अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि भाई जिताऊ उम्मीदवार जो चाहिए। लाग लपेट की बात वो नहीं कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमें 400 पार करना, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें अंगुली माल को भी वाल्मीकि बनाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरत ये है कि अब भाई मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसको भी मतलब उम्मीदवार चाहिए, ये बड़ा संकट है। चलो भाई कांग्रेस मरी हुई पार्टी हम मान लेते हैं, जैसा बीजेपी कहती है कि भाई उसमें दम कम नहीं है, उसके बाद चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, ट्रेन का किराया नहीं है, इवन पैसेंजर पे भी नहीं जा सकते, ये हालत है। और लेकिन जो सबसे ताकतवर पार्टी, उसको भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार चाहिए, आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार चाहिए, ये जरा समझ में नहीं आ रहा। जोशी साहब देखिए दुर्गेंद्र जी, जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से जो ओरिजिनलिटी, जो मूल सिद्धांतों पर पार्टियां काम करती थी, वो कर ही नहीं पा रही है। अब उन्हें अपने गठबंधन की नाराजगी और राजी नाराजगी देखना पड़ती है। अब यदि एनडीए को या इंडिया गठबंधन को अपने सहयोगी दलों को साधना है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कैंडिडेट को पीछे करेंगे, उनसे आयातित कैंडिडेट लिए जाते हैं। आप बताइए, जो जिन उत्तर प्रदेश की सीटों की हम बातचीत कर रहे हैं, यदि वहां पर स्पष्ट नीति होती तो अभी तक प्रत्याशी घोषित कर दिए होते। जिन वीआईपी सीटों पर इतनी बात हो रही है, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, बीजेपी के उनको भी सुन रहा था, उन्होंने तो कहा कि हमें हर हाल में जीतना है। बीजेपी का यह कहना है कि हमें मोदी जी को पुनर्स्थापित करना है, चाहे हमें अंगुली माल लाना पड़े, चाहे हमें वाल्मीकि सबको बनाना पड़े, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अंगुली माल लाना पड़े, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई अंगुली माल भी वाल्मीकि हो गए थे, इसलिए हम लोग साफ कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने। वो उनको अन्य दलों से लोग लेना पड़ रहे हैं, मतलब उनकी विचारधारा तो लगभग किनारे पर मेरा मूल प्रश्न नवीन भाई यही है कि आपने कहा ठीक है सहयोगियों को आप टिकट दे दो, सहयोगियों को बढ़ा दो आगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कांग्रेस का सांसद चाहिए, आपको आम आदमी पार्टी का सांसद चाहिए, आपको बीजू जनता दल का सांसद चाहिए चुनाव लड़ाने के लिए। ये बात समझ में नहीं आती कि भाई आप तो बहुत बड़ी पार्टी हो। उत्तर प्रदेश में ले लो, अब अभी एक लोकसभा का प्रत्याशी आज वो अपने गृह जनपद गया गाजे बाजे स्वागत कराने, तो पता चला कि उसको लोग पहचान ही नहीं रहे, उसके बजाय किसी दूसरे को माला डाल दिया। वहाँ के कार्यकर्ता पहचानने ने वो तुम्हें गदर मची बाल में बुला रहे, ये तो नहीं है दूसरे वाले हैं, तो ये तो हालत है। तो उसके पीछे का रीजन यही है दुर्गेंद्र जी, जो इसका मूल है वो यही है कि उन्हें गठबंधन के साथ चलना है, और गठबंधन उनके साथ कैसे चलेगा यदि वे अपने लोगों को नाराज करेंगे और उनको खुश करना है। तो बात यहीं पर आकर के अटक जाती है कि हमें अपने लोगों को पहले तो किनारे करना है और उनको राजी करना है। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर राजनीति हो किस लिए रही है, जब भाजपा स्पष्ट बहुमत की स्थिति में है, जब उसके पास सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई थी, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, तो फिर उसे किस बात का टेंशन है? उसे अपने प्रत्याशी तुरंत घोषित करना चाहिए थे सबसे पहले। और कहते भी है वो कि हम 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी को यदि संकट आता है तो फिर कांग्रेस सपा की तो बात ही निराली है। ठीक बात है। महेंद्र सिंह के पास आ रहा हूँ। महेंद्र सिंह, कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी जोशी साहब ने कुछ साफ की, सवाल तो यही उठता है कि भाई आपको कांग्रेस और सपा और इनकी तो छोड़ ही दो आप, हम तो मान रहे हैं कि इनमें बहुत टूट है, बहुत बवाल है, हर राज्य सर फटव्वल है, मार है, जैसा कि सुबह से हम रोज़ देखते हैं टीवी चैनलों पर कि आंखें खोलो तो लगता है विपक्ष तो बर्बाद है, कुछ है ही नहीं उसके पास, खत्म हो गया, ये तो यहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा। मैं मान रहा हूँ झगड़ा इनमें बहुत भयंकर झगड़ा है, लेकिन वही सवाल है कि भाई आप तो इतनी बड़ी पार्टी हैं, 12 टिकट यूपी के नहीं घोषित कर पा रहे हैं, इससे पहले के जो 13 घोषित किए उसको घोषित करने में 13 दिन से ज़्यादा लग गया समय। आज भी जैसा मैंने अभी जिक्र किया, एक उम्मीदवार को भेजा स्वागत के लिए, आज वो पहुंचे, ट्रेन से उतरे, पता चला दूसरे को माला पहना दिया लोगों ने, बाद में पता अरे नहीं वो तो उम्मीदवार उधर हैं। इस तरह की स्थितियां हैं, तो उम्मीदवार तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी संकट है।
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ज्यादा बड़े संकट से जूझ रही है, और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी 34% जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कट चुके हैं, यानी 3 में से 1 सांसद का टिकट काट दिया इन्होंने। ऐसे ही 42% के काटे थे इन्होंने पिछले चुनाव में। मतलब क्या है, जिस एजेंडे के साथ बीजेपी लड़ती है, जो विकास 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 बार बार दोहराती है, वो धरातल पर नहीं है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो तमाम इशूज हैं, कारोबारियों के इशूज है, महिला सुरक्षा है, वो धरातल पे दरअसल कहीं डिलीवर हुए नहीं, कहीं दिखता नहीं। और यही सबसे बड़ा संकट है एंटी इनकम्बेंसी का। ये जो सरकार में है, मौजूदा सरकार में, अब वो क्या हमें दोबारा जिता के ला पाएंगे, सत्ता दिला पाएंगे कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि किसी भी तरीके से लोगों के सामने पेश की जाए कि देखिए, अगर ये आपके सांसद से नाराजगी है तो हम आपको बदल दे रहे हैं, नया चेहरा देंगे आपको। अब संकट ये है कि नया चेहरा लाए तो कहां से लाए? वही सारी पार्टियां हैं, उन्हीं सारी पार्टियों से आयातित करना, क्योंकि इनकी पार्टियों की छवि में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जिताऊ हो, जैसा कि बीजेपी से कह रहे थे कि जिताऊ, हमें हर हाल में जीतना है। तो जो कहीं से भी, बाहर से भी जिताऊ कैंडिडेट अगर दिख जाता है तो पार्टी कोशिश करती है कि उसको अपने में ले ले। कमोबेश यही स्थिति दूसरी पार्टियों की भी होती है कि भाई अब किस पे भरोसा किया जाए। उनको एक छवि रहती है कि इनका तो कैंडिडेट जीत ही जाएगा, बीजेपी तो कैंडिडेट जीत ही जाएगा, मोदी की छवि है और तमाम चीजें हैं। तो उसमें एवज में, विरोध में, हमें मुकाबले में कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट चाहिए जो जिताऊ हो, जिसके जमीन में कुछ हैसियत हो। तो वो भी अपने जिताऊ, अब उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है अपनी इज्जत बचाना, जो विपक्षी हैं, क्योंकि कितनी नीचे हैं शायद इतिहास में कांग्रेस इससे नीचे नहीं गई होगी। अब उससे ऊपर आना है उसके लिए मुसीबत है। ऐसे ही क्षेत्रीय पार्टियों के लिए मुसीबत यह है कि किसी तरीके से साख बचाई जा सके, उनकी अलग लड़ाई है। लेकिन बीजेपी, जिसके लिए आप कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता उनके पास है, जिसके नाम पर कैंपेन करते हैं, जिसके नाम पर चुनाव लड़ते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर भी। हाँ, बड़ा सवाल महेंद्र भाई, यही सवाल मेरे मन में आ रहा था कि भाई अगर 10 साल, अगर क्या, मैं तो मान रहा हूं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, मैं तो मान रहा हूं उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुआ, पूरे देश में मोदी जी ने काम किया, काया पलट दी इस देश की, भारत की छवि ठीक कर दी दुनिया में। हम लोग पहले बहुत खराब स्थिति थी, मैं तो बहुत विदेश कभी गया नहीं, ज़्यादा हल्का फुल्का आसपास ही गया हूँ कहीं, लेकिन बताते हैं जो लोग विदेश बहुत जाते हैं फ्रिक्वेंटली, लोग कहते हैं बहुत छवि अच्छी हो गई, अच्छा हो, इतना बदलाव हुआ। उसके बाद भी देश के चुनाव में हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम बहुत सारे गठबंधन कर रहे हैं, हम बहुत सारे दलों के नेताओं को तोड़ कर ला रहे हैं। महेंद्र भाई, चीजें कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो ठीक है, कोई किसी को और ठीक पर मतलब उसका जो उसके पीछे की चीजें, यानी गुंडा बदमाश नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, साफ सुथरा, ये तो ठीक है, चलिए उसकी विचारधारा बदल गई हो या कुछ बात है। लेकिन ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, जैसे आप रेड्डी ब्रदर्स की बात कर रहे थे, ऐसे ये लोग घोषित तौर पर, उनकी छवि बहुत ही खराब है, वो भ्रष्टाचार या तमाम ऐसी चीजें, उसके बावजूद ये पार्टी उनका स्वागत करती है, उनको टिकट दे देती है, उनको चुनाव लड़ा रही। इसका मतलब अंदर संकट है, अंदर संकट। अगर आप 40-42% अपने सांसदों को बदल दे रहे हैं, इसको समझा जा सकता है कि कितना लो कॉन्फिडेंस है इनके अंदर और कितना संकट है पार्टी के अंदर। इनके या तो इंटरनल सर्वे इनको बता रहे होंगे कि आप नहीं जीत रहे हैं, जबकि विपक्ष की जो तस्वीर हम लोग के सामने आती है वो लुटा पिटा विपक्ष है, आपस में सिर्फ फटौवल कर रहा है। जबकि ये पार्टी जो सत्ता में है, मैं आ रहा हूं, अनीस अंसारी आ रहा हूं आपके पास, वेट करिए, आ रहा हूं। ये पार्टी ऐसी लग रही है कि भाई इनके पास कैंडिडेट नहीं है, वरना बदलने की क्या जरूरत है। इतने कैंडिडेट को एक साथ बदल, और कई ऐसे कैंडिडेट आप देखिए जो इनकी छवि भी अच्छी है, वो भी बदले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि बीजेपी को जो इनके इंटरनल सर्वे हैं, या तो वो इनको इतनी सीटें नहीं दे रहे हैं, इनकी स्थिति बड़ी खराब है। ये सारा मीडिया में विज्ञापन से ये एक बहुत ज्यादा अच्छा शाइनिंग इंडिया वाला जो कैंपेन, अगर प्रमोद महाजन वाला याद करें, तो उस तरीके से छवि पेश करने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत कहीं बहुत खराब है। ये पार्टी इंटरनली जानती होगी और इसी वजह से ये सारी चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं। या इसका दूसरा पहलू महेंद्र भाई है कि इनकी रणनीति होगी, ये भी हो सकता है कि भाई ये और बेहतर रणनीति फूंक फूंक कर कदम रख रहे हो, ये भी हो सकता है। तो फूंक फूंक के कदम कितना रखेंगे? मतलब
10% लोगों को बदल लें, 15% लोगों को बदल लें, 40% लोगों के टिकट काटना, इसका मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये बात तो कम से कम बीजेपी मानेगी कि हमारे कैंडिडेट जो हमारे मौजूदा सांसद हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब वो पैमाना कोई भी हो सकता है, किस हाँ, पैमाने पे वो उनको लेकिन ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में 47 सांसदों के टिकट रिपीट किए गए, वो कई बार के सांसद थे। ये भी एक पहलू हाँ, है। एक्सेप्शनल यही है, उत्तर प्रदेश है, वरना तो गुजरात जो गृह प्रदेश है प्रधानमंत्री जी का, वहां भी बदल दिए गए। आधे से ज्यादा उत्तर सांसद प्रदेश बदल लग दिए। रहा कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त दिक्कत है क्या, या टेस्ट वहां ज्यादा है, या बहुत फूंक कर बीजेपी कदम उठा रही है उत्तर प्रदेश में क्योंकि ज्यादा सीटें हैं? दरअसल हाँ, यही चीज है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं, और इन ज्यादा सीटों पे अगर कहीं कुछ गड़बड़ा गया मामला तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने की ठीक बात है, वो संभावना होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हैं कि और यहाँ तो एक बयान से परसेप्शन चेंज हो जाता है, तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए, इसलिए बहुत संभल के इसकी आशंका कमी है भाई। राम मंदिर का मुद्दा, उत्तर प्रदेश उसका केंद्र है, उसका एपी सेंटर है। तो कुल मिलाकर स्थितियां, मुझे लगता है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही सतर्क है। अनीस अंसारी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस वाले हमारे भाई साहब ने कहा, सपा वालों ने कहा, इनकी स्थिति इतनी खराब है इस क्षेत्र में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, कि इनको पिछली बार इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन तोड़ना पड़ा इनको। एक दूसरे को ओपन जुबान में उल्टा सीधा कहते रहे, उसके बावजूद भी ये लोग सामने आए। लोगों ने एक कहानी बना दी दो लड़कों की, लोगों ने कहानी बना दी बहन भाइयों की, बुआ भतीजे की। उसके बावजूद भी इस गठबंधन में और हमारे एनडीए में जमीन आसमान का अंतर है। हमसे अच्छा आप जानते हैं, आप तो पूरा हिंदुस्तान देखते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग समाजवादी पार्टी के हैं, उन्हें आज बीच बीच में कांग्रेस लड़ानी पड़ रही है, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को कहां से बहुत बड़ा स्ट्रांग बताती है, कहीं स्ट्रांग नहीं है वो। रही भारतीय जनता पार्टी की और उसके कैंडिडेट की बात, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु कह रहे थे, सिंह साहब, कि ऐसी क्या संकट है कि इन्हें कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। कैंडिडेट बदलने की बात तो ये है कि इतिहास गवाह है कि हमारे पास 50 साल से कंटिन्यू लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले भी हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी में सभी को मौका दिया जाता है और सभी जनता जमीन पे उतर के जनता की सेवा करने के लिए आगे आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई टोटा है, कोई कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ थोड़ी वक्त की नजाकत है। चुनाव शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे जो मतलब सबसे ज्यादा तो कैंडिडेट आज की डेट में हमने ही फाइनल किए हैं और हमने ही ओपन किए हैं। नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं है कि आपने कैंडिडेट कम प्रस्तुत किए हैं। आपने ज्यादा किए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मेरा सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल है जिताऊ का। जी, हम आपको दिखाएंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे, एक बार फिर हमें अपने चैनल पर बुलाइएगा 5 तारीख के बाद, तब हम आपको एक बात है आज पूछ लो और हम तब भी बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय की ओर है और भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। चिंता वो करें जो सपा वाले बसपा को लड़ा रहे हैं, बसपा वाले कांग्रेस को। ठीक है, जिनके पास विकल्प नहीं है वो चिंता करें, हमें तो चिंता की ठीक है। मयंक शुक्ला, चिंता आपको करनी चाहिए, बोलिए जल्दी से। मुझे बड़ा दुख होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सामान्य ज्ञान थोड़ा ज्यादा कमजोर है मुझे लगता है, क्योंकि इन्हें ये भूल जाते हैं कि राजभर जी ने कहा था कि जो पिछड़े लोग राजनीति करते हैं भाजपा के साथ, वो मोदी योगी की चप्पल उठाने का काम करते हैं। और ऐसा कोई अपशब्द सार्वजनिक रूप से नहीं बोला होगा योगी जी और मोदी जी के लिए। हालांकि वो प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, मगर उन्हीं राजभर जी को आज थाली में आरती लेकर उतार रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, तो मजबूरी इनकी है। क्योंकि 7 साल की प्रदेश की सरकार और 10 साल की केंद्र की सरकार हर मामले में नाकाम हो चुकी है। डॉलर आज 85 रुपए हो चुका है, इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है, इकोनॉमी में डिस्कस बाद में करेंगे, इकोनॉमी में डिस्कस बाद में करेंगे मयंक भाई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ठीक है, वक्त की नजाकत है, वो खुद ही कह रहे हैं अनीस अंसारी की वक्त की नजाकत है। अतुल सिंह, एक छोटी सी टिप्पणी, आपके बारे में बीजेपी नेता ने कहा है बहुत सारी बातें। अतुल सिंह जी बोलिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई आप तो सपा के उम्मीदवार, आप लड़ा रहे हो, आपके उम्मीदवार सपा लड़ा रही।
इनको भाजपा के बारे में समझना चाहिए। भाजपा को लगता है कि किस तरह उनकी सरकार आ जाए, उनके भ्रष्टाचार छिप जाए, लेकिन 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। तमाम मुद्दों पर, विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी स्थिति बड़ी बुरी स्थिति है। तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पे ये लड़ाई में भी नहीं रहेंगे। हालांकि दो ही क्या बात कर रहे हैं आप? दो ही पार्टी लड़ रही है, मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए लड़ रहा है। अपने देखने का अधिकार सभी को है। स्थिति भाजपा वाले ज्यादा देखते हैं। स्थिति इनकी बहुत बुरी है, इनको समझना चाहिए। ठीक है। इनको जो लग रहा है ऊपर से जनता सब समझ चुकी है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जनता सबक सिखाने जा रही है, क्योंकि ईडी सीबीआई का खेल 2024 के बाद खत्म हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का डर है, इनको समझना चाहिए। जो इनके सबसे बड़े नेता हैं अमित शाह के ऊपर कितने मुकदमे हैं, और वो उनको लोग भी समझ रहे किस तरह लोगों को ईडी सीबीआई से परेशान करना बंद धमका रहे हो करें। बीजेपी को आप? जनता जान चुकी है। बीजेपी को धमका रहे हो अतुल भाई? कुछ नेता डर जाएंगे, कुछ नेता कोयला घोटाला, 3G घोटाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं। संजय श्रीवास्तव एक छोटी सी टिप्पणी जी। जनता डरने वाली ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए कृपया, हो गया, प्लीज प्लीज जी। संजय जी, कामयाब इस बार निश्चित तौर पर दागदार सरकार है भाजपा की। ठीक है भैया, हो गया। आज तक कोई दाग नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी पे। अरे पूरी संजय जी, ठीक है। साथियों राजनीतिक पार्टियों के साथियों से मेरा निवेदन है कि वो शांत हो जाए। संजय जी को बोलें। संजय जी बोलिए। दिन जेल गए, 99 में हुआ था ताबू घोटाला। अरे अतुल सिंह शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। अतुल सिंह शांत हो जाओ, हो गया। संजय श्रीवास्तव सरकार थी और आपके मंत्री जेल गए, शर्म तो। अरे अलग से डिबेट कर लेंगे, 1 घंटे की आपको बैठाएगा। अनीस अंसारी प्लीज शांत हो जाइए। संजय जी बोलिए। घोटाला जिसने किया, भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता हैं। ठीक है भाई, ठीक है, बात नहीं करते आपकी तरह। ठीक है। अब जवाबी कीर्तन मत करिए प्लीज। संजय जी बोलिए। कोयला रख के चाय नहीं बनाते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, एक बात और, आप जो है संजय जी की आवाज को जरा बढ़ाया जाए। हम सुबह करके चाय बनाते हैं। मोदी जी ने एक महिला को प्रत्याशी बनाते हैं, शाम को निकाल करके चाय बनाते हैं। इन दोनों साथियों की आवाज को बंद किया जाए। संजय जी बोलिए। बड़ी बात है ये। सुबह एक बेचारी महिला नामांकन करके गई और शाम को आपने ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। अनीस अंसारी और अतुल सिंह दोनों शांत हो जाइए प्लीज। बोलिए संजय जी। दुर्गेंद्र जी, टॉपिक आपका जो था ना, अभी जो ये प्रवक्ताओं के बीच में नोकझोंक हो रही है, मुझे लगता है कि जिताऊ प्रत्याशी, जिताऊ उम्मीदवार मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुद्दा भगवान राम के मंदिर का, हिंदू मुसलमान, 5 किलो राशन और किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला गैस का सिलेंडर, ये सब जो मुद्दे हैं ना, ये वोट देने वाले मुद्दे हैं। और इसी के दम पे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा भी दे रही है और यूपी में 80 सीटों का दम भर रही है। तो जिताऊ उम्मीदवार जातीय और सारी चुनावी गणित जो लगानी है, वो विपक्ष के जो गठबंधन, चाहे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ढूंढ रहा हो या कांग्रेस का, उसके लिए है। मायावती ने वैसे ही घुटने टेक रखे हैं, वो तो सिर्फ विपक्ष के लिए कबाब में हड्डी का काम कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। उनको लगता ही नहीं कि इस चुनाव में कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। उन्हें तो यह है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाना है, दूसरों को नुकसान करना है, इस पर उनका अमल जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी जिताऊ हराऊ और कहां से आया, पैराशूट से आया, विपक्ष से आया, कैसे आया, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया हाल में ज्वाइन करा के, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनके लिए जो मुद्दे हैं बड़े क्लियर हैं और बहुत पहले से हैं कि राम का मुद्दा है, जन्मभूमि का मुद्दा है और अयोध्या, काशी, मथुरा का मुद्दा है। उसके साथ साथ हिंदू मुसलमान का एक बड़ा मुद्दा रखते हैं वो। उसके बाद 5 किलो राशन, जिनको गांव में राशन फ्री मिल रहा है और लगातार 5 साल का ऐलान कर दिया है, ये सब वोट हैं और यही वोट पड़ते हैं। ये वोट जो पड़ रहे हैं, किसान सम्मान निधि का वोट और गांव में और तमाम योजनाओं के लाभार्थियों का वोट, वो वोट सीधे भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कितना भी जिताऊ उम्मीदवार विपक्ष वाले ला दें, कितने भी प्रयास कर ले, जातीय समीकरण सेट कर ले, लेकिन वो हमारे जो ये वोटिंग के कार्ड हैं,
इन कार्डों को पार नहीं पा सकते हैं, इसलिए जीत तो हमारी होनी है। तो बड़ा मुद्दा यह है कि अब इन लोगों को जिताऊ प्रत्याशी नहीं, जिताऊ मुद्दे ढूंढने चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे को आगे करना चाहिए, पुरानी पेंशन को लेकर मुद्दे को बढ़ाना चाहिए। अगर इन सब को लेकर ऐसे लोगों के बीच जाएंगे जो इस पर वोट देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष के कैंडिडेट्स का फायदा होगा। विपक्ष के नेताओं को इस पर अमल करनी चाहिए, ना कि इस पर कि ये जिताऊ उम्मीदवार है या हरा उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया अनीस अंसारी, अतुल सिंह, डॉक्टर अमित नारायण जोशी, महेंद्र सिंह और मयंक शुक्ला, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत पते की बात कही संजय श्रीवास्तव ने। वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, आप जातियों में उलझते रहिए, दूसरे दल, विपक्षी दल, ये जाति वो जाति, ये समीकरण। मोदी जी ने कहा केवल 4 जाति हैं, महिला, किसान, नौजवान, ये जातियां हैं उनके लिए। लाभार्थी, जो लोग फ़ायदा सरकार से जिनको मिलता है, वो एक अलग जाति भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की है, और वो भाजपा ने अपने तरीके से काम करके की है। तो विपक्ष को अब जिताऊ प्रत्याशी की बजाय जिताऊ मुद्दे उभारने चाहिए, तब शायद बीजेपी से वो मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।